सलामुअलैकुम। तो वो लोग जिन्होंने पैथोलॉजी को अभी तक देखा भी नहीं है और उनके एग्ज़ाम सर पर हैं और वो चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एमसीक्यूज़ भी जो है वो उनको मिल जाएं, तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं पैथोलॉजी की, उसमें मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं दुनिया में। सिर्फ आपके और हमारे प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे लिए, ठीक है। आइए इनको पढ़ते हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे भी पोर्शंस रखे हैं जहाँ पर मैंने एक एक पूरी टर्मिनोलॉजी को डेफिनेशंस में एक्सप्लेन किया है, ताकि जिन लोगों ने स्लाइड्स नहीं देखी है, बुक को नहीं खोल पाए हैं या टाइम नहीं मिला या XYZ, उनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनके वाइवा की भी साथ में तैयारी हो जाए। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं। तो हमारे पास एक पोर्शन होता है टेगमेंट्री सिस्टम का, जिसमें 10% जहाँ से जब MCQs आते हैं, जब हमें TOS मिलता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसमें से हमें ये डिटेल्स मिल जाती हैं। अब व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन डिसऑर्डर इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हमारी जो बुक्स होती हैं एनाटमी फिजियोलॉजी की सारी इंटरनेशनली सेम यूज़ हो रही होती हैं और वो बनती वहाँ पर हैं और वो वहाँ के डेटा के अकॉर्डिंग बनती है, तो हमारे पास क्वेश्चन भी इसी के हिसाब के आते हैं कि भाई स्किन डिसऑर्डर सबसे कॉमन कौन से हैं यूनाइटेड स्टेट में। तो एक्ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कॉमन स्किन डिजीज़ है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक्जिमा, और इंडिया के अंदर एक्जिमा एंड पिगमेंटेशन बोथ। Okay, acne is the most common skin disorder in United States, affecting up to 85% people at the same point in their life. यानी 85% of the peoples को जो सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो एक्ने है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर, सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर है बेसल कार्सिनोमा। तो ये आपको MCQ लाजमी मिलेगा, कोई सा भी आपका मिड का पेपर हो या फाइनल का या MBBS का या क्या कहना चाहिए कि BDS का या DPT का, ये सवाल बहुत कॉमन है और ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है कि भाई स्किन कैंसर की मोस्ट कॉमन टाइप बता दें, पासिंग मार्क्स ले जाएं। मतलब एंड में जब हार जाता है ना एग्जामिनर, तो ये सवाल कर रहा होता है। तो बेसल कार्सिनोमा जो है वो याद रखिएगा। बेसल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर अकॉर्डिंग अबाउट द 75% ऑफ ऑल स्किन कैंसर्स, यानी जितने भी तरीके के स्किन कैंसर्स वर्ल्ड वाइड होते हैं उनमें 75% जो है वो बेसल कार्सिनोमा हो रहा होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का सबसे कॉमन कॉज है सन एक्सपोजर। तो जो हम कहते हैं ना कि ओजोन लेयर जो है डैमेज हो गई है और ख़तरनाक सन रेज आ रही हैं, वो हम इसलिए कह रहे होते हैं। और आपको पता है कि आपको नेचुरली स्किन कैंसर से कौन सा पिगमेंट बचा रहा होता है? मेलानिन आपकी स्किन में वो पिगमेंट है जो आपको सन की डायरेक्ट रेज की वजह से होने वाले कैंसर से बचाता है। तो जितने भी लोग अफ्रीका में रहते हैं या जिनका भी टोन डार्क होता है, उनमें कैंसर के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उनके जिनका जो कलर टोन है वो ज़्यादा वाइटिश होता है। यानी जितने भी गोरे लोग हैं जिनमें मेलाटोनिन बहुत कम है या है ही नहीं, उनमें जो है वो 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो धूप में जाएँ, उन्हें कैंसर हो जाए। और जब दूसरे हम लोग हैं जो गंदुमी या थोड़े से सांवले, हमें भी ये होता है डिफरेंट मतलब चांसेस, लेकिन इतने नहीं होते, कम होते, क्योंकि हम एडेप्टेशन के लेवल पर चल रहे होते हैं। ओके, तो 90% ऑफ ऑल केसेस में स्किन कैंसर जो है वो सन एक्सपोजर की वजह से हो रहा होता है। और वो भी धूप कौन सी, जो सुबह 6 बजे से सुबह 5:30 बजे फजर से लेकर जो 10:30 बजे तक की धूप होती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें हम पीलिया वगैरह में भी धूप में बैठने का कहते हैं। उसके बाद वाली जो धूप होती है वो सूरज जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ गया हुआ होता है, तो वो जो धूप है वो आपके लिए, उसका जो सन एक्सपोजर है वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तब से लेके मतलब 10:30 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट स्किन कैंसर? तो अवॉइड सन एक्सपोजर, या फिर वेयर अ हैट, या फिर वेयर सनस्क्रीन, जिसे हम सन ब्लॉक लगाते हैं। बेसिकली हम फीमेल सन ब्लॉक लगा रहे होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस को आपने देखा है कुछ ना कुछ लगाकर स्किन पे चिकना चिकना से बाहर निकल रहे होते हैं। वे टोपी पहन लें या अम्ब्रेला ले लें या कुछ, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे है आंसर इज़ D, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट स्किन कैंसर टू अवॉइड सन एक्सपोजर, वेयर सनस्क्रीन एंड वेयर अ हैट। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ मेलानोमा? मेलानोमा का पहला साइन कौन सा है? एक नया मोल हो जाएगा, या फिर जो पहले से था मस्सा मोल जो था उसके अंदर उसकी शेप में चेंजेस हो जाएगी, गड़बड़, या मोल जो है वो ब्लीडी हो जाएगा, या इचिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो ऑल अबव आर द कॉजेज, सही आंसर जो है वो D, मेलानोमा के जो है वो 3 सिम्टम्स हैं, नया मोल बनेगा या पुराने में चेंजेस आ जाएंगे, या जो एग्जिस्टिंग मोल है उसके अंदर इचिंग हो जाएगी या ब्लड निकलने लगेगा। द फर्स्ट साइन ऑफ मेलानोमा कैन बी अ न्यू मोल, a change in existing mole and a mole that bleeds or itches. Okay, what is the treatment of skin cancer? स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट है आपके पास, हम सर्जरी भी कर सकते हैं। जो
कैंसर वाला पोर्शन है उसको काट दें, हम रेडिएशन से भी थेरेपी कर सकते हैं, हम कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर राइट। तो ये सारे राइट ऑप्शन लिखने का मकसद ये था कि आपको ट्रीटमेंट भी याद रह जाए और आपको पता भी चल जाए कि कौन सा ऑप्शन जो उसमें नहीं है फिर वो उसमें भी नहीं होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्टेज, कि भाई सर्जरी होगी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी से भी ठीक हो जाएगा। तो जितना सिवियर होगा ट्रीटमेंट की टाइप जो है वो उतनी चेंज होती जाएगी, पर मोस्ट कॉमन यही है, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ स्किन कैंसर? स्किन कैंसर का प्रोग्नोसिस क्या है? तो एक्सीलेंट, गुड, फेयर या फिर पुअर। द प्रोग्नोसिस फॉर स्किन कैंसर डिपेंड ऑन द टाइप एंड द स्टेज ऑफ कैंसर। Early stage skin cancer are usually very curable. However, late stage skin cancer are difficult to treat and may be fatal. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है वो हम फेयर बोल सकते हैं, गुड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास अर्ली स्टेज में तो कोई आता ही नहीं है। शुरू में तो वो खुद ही घर की मेडिसिन खा पी के सोच रहे होते पता नहीं क्या है, जब तकलीफ हद से बढ़ जाती है फिर हमारे पास आते हैं लोग रिपोर्ट्स लेके, जी ये हो गया। तो जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, ओपीडी देखे हैं, मैंने अभी तक 1 या 2 के अलावा किसी को बचते हुए नहीं देखा। यानी मैंने अभी अगर 50 केसेस देख लिए हैं अभी तक अपनी लाइफ में, तो मैंने 47 का तो मैं नाम बता सकती हूँ जिनको मैंने देखा है कि वो आए लेट से, और फिर जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उस पर भी वो टाइम पर नहीं पहुँचते थे कीमो के लिए, और फिर फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो हम उसको फेयर कह सकते हैं, गुड नहीं कह सकते। स्टार्टिंग स्टेज में तो वैसे भी क्यूरेबल है वो, लेकिन लास्ट स्टेज में बिल्कुल भी हम नहीं बचा सकते पेशेंट को। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थर्मल इंजरी? थर्मल इंजरी के साइन और सिम्टम्स क्या है? दर्द होगा, ब्लिस्टर छाला बन जाएगा और लाल लाल सा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब आप किचन में काम कर रही होती हैं, फीमेल्स की बात करें, रोटियां बना रही हैं, साले ने तड़का लगा रही है, पूरा फेस जो है वो लाल हो जाता है, उस पर इचिंग भी होती है, और अगर छींट पड़ जाए उबलते पानी की या फिर भाप की उंगली पर, जैसे हम कुकर खोलते हैं और सीटी में से भाप निकलती है, तो अगर उंगली लगा लें ऑन द स्पॉट छाला बन जाता है लाल रंग का, और उसमें बेतहाशा तकलीफ होती है। तो ये सारे सिम्टम्स ऑल ऑफ द अबव जो है वो थर्मल इंजरी के जो है वो सिम्टम्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, सिम्टम्स यही 3 रहेंगे। ओके, हेयर आर द 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था उसके भी 10% MCQs थे, तो उसके में से भी जो 10 मोस्ट रिपीटेड हमने निकाले हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है? टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक काम जो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे बॉडी को, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करे, और उसके बाद जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकाल दें सेल से। ओके, आंसर इज ए। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है और बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। पर यहाँ पे क्या पूछा गया था कि जो मेन फंक्शन है वो क्या है? टू डिलीवर ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, लंग्स एंड ब्लड, हार्ट एंड ब्रेन। डी है कि हार्ट, किडनी एंड ब्लड। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो नाम है, कार्डियो गोज फॉर हार्ट, वेस्क्यूलर गोज फॉर ब्लड वेसल्स, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम किस चीज़ पे करता है? पानी पे करता है, लिम्फेटिक्स पे करता है, किस चीज़ पे करता है? वो काम करता है ब्लड पे। तो ये 3 चीज़ें इसके नाम से ही जाहिर हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ओके, व्हाट इज़ द हार्ट? दिल क्या है? अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बी अ सैक दैट स्टोर्स ब्लड, सी अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, डी अ मसल दैट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। करेक्ट आंसर इज ए, दैट हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये इसका जो सही आंसर है। व्हाट आर द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट? पहला, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। बी, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। नो, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। नो, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ए इज द राइट आंसर। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स की 3 कौन सी टाइप्स हैं? हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं। आंसर ए इज द राइट वन, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड बी arteries, veins and capillaries, C arteries, veins and lymph vessels,
डी आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। तो आंसर ए इज़ द राइट वन। ए और बी दोनों सेम ही हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आर्टरीज? आर्टरीज का फंक्शन क्या है? टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी or to the heart, to carry blood to the heart, to carry blood to the lungs, to carry blood to the kidneys. Answer is A, to carry blood away from the heart. Heart से पूरी body में पहुँचाने का काम है इसका। What are the functions of veins? To carry blood away from the heart, to carry blood to the heart, to carry blood to the lungs, to carry blood to the kidneys. Arteries का काम है to carry away from the heart, and veins का काम है to carry blood to the heart. So the B is the right answer. What is the function of capillaries? To carry blood away from the heart, to carry blood to the heart, to exchange gases, nutrients and with the cells. So C is the right answer. Gases exchange होता है, nutrients जो है exchange होती है इसके अंदर। Okay, what is blood pressure? Blood pressure क्या है? ओके, अ फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। तो इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं कि आर्टरीज के अंदर वो प्रेशर जो ब्लड को आर्टरीज के अगेंस्ट पुश करके आगे की तरफ धकेलता है, जिससे ब्लड जो है वो आगे फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अ फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वेन्स, नो, द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज जो है वो आपका राइट आंसर है। पुशिंग अगेंस्ट द वेन्स जो है वो आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो ऊपर हमने आंसर पढ़ा था कैरिंग अवे फ्रॉम द बॉडी में हमारे पास आर्टरीज आती हैं और कैरिंग टुवर्ड्स में हमारे पास वेन्स आती हैं। तो जब कैरिंग अवे है, हार्ट से दूर जा रहा है, तो ब्लड किस तरफ पुश करेगा? अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है ना। टुवर्ड्स द करेगा तो वो वेन्स में होगा। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज? हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री। ओके, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्ट्रेस, नॉट स्ट्रेस, नॉट 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 नो नो। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज। डी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डाइट, poor diet and diabetes. Right answer is A. The risk factor of heart disease include high blood pressure, cholesterol, smoking, obesity, diabetes and family history. Okay. अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स एग्जाम फॉर डीपीटी के लिए जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो निकाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन? एक्यूट इन्फ्लामेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन जो हमारे पास पेशेंट्स में पाई जाती हैं, and it is the rapid response to injury or infection that helps to protect body from harm. What are the 4 cardinal sign of inflammation? Inflammation के 4 cardinal signs कौन से हैं? तो क्या बोलते हैं अपना हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये चारों ही जो इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस हैं। तो ये चारों ही राइट आंसर्स हैं। द 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आर हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। तो ये सारे के सारे जो है वो इसके साइंस हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन में लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल है? Okay, the lymphatic system helps to remove excess fluid and depress the site of inflammation. It also helps to transport immune cells to the site of inflammation. The lymphatic system also helps to produce antibodies which help to fight the infection. तो ये सारे आंसर्स ही जो है इसके सही हैं। What are some of the causes of inflammation? Injury, infection, autoimmune diseases or inflammation. Okay, तो इंजरी, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज़ और एलर्जी, इन्फ्लामेशन जो है वो चारों की वजह से हो सकती है। इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज एंड एलर्जी। यस, चारों ही जो है फैक्टर्स काउंटेबल हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम चारों लिखने का मकसद ये होता है कि आपको चारों राइट याद हो जाएंगे, तो जो एक रॉन्ग होगा जो इसमें नहीं है मेंशन, वो आप दिख जाएगा आपको, तो आप टिक कर देंगे कि भाई ये नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट, तो ये रॉन्ग है, और ये वाले सही है। दैट्स इट। व्हाट आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? ये सारे सिम्टम्स हैं, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। हाउएवर सम कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। यस, जहाँ से भी इन्फ्लामेशन होती है उस एरिया का फंक्शन तो वैसे ही चला जाता है। पेन भी होती है, रेडनेस और स्वेलिंग, और हीट भी वहाँ से निकल रही होती है, ऐसा लगता है कि आग निकल रही है। ओके, What are the complications of inflammation? Scarring, adhesions, organ failure and death. Okay, तो ये सारे ही सही जवाब हैं। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इन्फ्लामेशन में। What are the some of the treatments of inflammation? ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है कि क्या क्या होता है, अंडरलाइन कॉज वगैरह सब इजीली। What are the some of the treatments of inflammation? इन्फ्लामेशन की सब जो है ट्रीटमेंट कौन से है? रेस्ट किया जाए, कंप्रेशन, आइस, एलिवेशन, मेडिकेशन, सर्जरी। तो ये सारे जो है वो
treatments हैं. The treatment for inflammation will vary depending on the cause of inflammation and severity of the inflammation. However, some common treatments include rest, ice compression, elevation medication, and surgery. What are the some of the things that you can do to prevent inflammation? तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन से बचने के लिए हम डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज अच्छे से करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, स्मोकिंग छोड़ दें और एक्सेसिव अल्कोहल के कंजप्शन छोड़ दें, तो भी हमारा इन्फ्लेमेशन जो है बच सकता है. तो ये सारे राइट आंसर हैं, इनको याद कर लीजिएगा. ताकि मतलब देखें, ये पूरी थ्योरी है. जो एक पूरी स्लाइड थी जिसमें लिखा हुआ था प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसको हमने यहाँ पे 6 अल्फाजों में करके ईट हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट इनफ स्लीप, मैनेज स्ट्रेस, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये करके हमने पूरी स्लाइड को एक सवाल में डाल दिया. तो ये आपके लिए आसान बन गया. तो अब आप इसको भी स्किप करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं मजीद. ओके, अब आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी वाला पार्ट, जिसमें 12 MCQs आते हैं आपके पास आपके पेपर में. ओके, एजिंग एंड द पल्मोनरी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एल्डरली. ज़्यादा उम्र में, यानी थोड़ी सी मतलब एल्डरली यहाँ पे काउंट होता है 55+ पे, कि ज़्यादा उम्र में जो है वो डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है. तो इट्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इट्स COPD is the most common cause of death in the elderly. COPD is the group of lung disease that makes it difficult to breathe. Okay, तो हमारी बॉडी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, ग्रेविटी का असर हमारी बॉडी पे ज़्यादा होता जाएगा. जब तक हम जवान हैं, यंग हैं, हम अपनी बॉडी को पे जो है वो रेजिस्टेंस पावर लगा रहे हैं, एंटी ग्रेविटी पावर, और कड़ा कोकर चल रहे हैं. आपने देखा होगा जो जितने बुजुर्ग होते जाते हैं उनकी कमर उतनी झुकती जाती है ज़मीन की तरफ, यानी ज़मीन उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है अपनी पावर से. तो फाइनली लंग्स के साथ भी होता है. लंग्स वैसे भी एंटी ग्रेविटी मूव कर रहे होते हैं. इनहेल करके ऑक्सीजन को हम सांस इनहेल और एक्सहेल जब करते हैं तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, मतलब ऑपोजिट टू द ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं. तो जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे वो फंक्शन सारे के सारे जो ग्रेविटी से रिलेटेड होते हैं, उनका जो असर हम हमारी ताकत कम होने की वजह से उनका जो असर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है. तो जो कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है या COPD है, ये ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा उम्र में. ना सीढ़ी चली जाती है, ना सीधा खड़ा हुआ जाता है, ना लंग्स जो है प्रॉपर्ली इनहेल एक्सहेल कर पाते हैं, तो जो है इस वजह से डेथ हो जाती है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो लोग जो इस उम्र में, जो यंग एज में जिम कर लेते हैं या जो कार्डियो कर लेते हैं, उनकी बॉडी और उनका हार्ट और लंग्स इस काबिल होते हैं कि 65, 70, 80 की एज में भी वो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज और मूवमेंट जब इजीली कर पाएँ, और उनकी ज़िंदगी जो है थोड़ी लंबी भी हो जाती है. अल्लाह सबको एक लंबी ज़िंदगी दे, पर मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ. व्हाट आर द सम ऑफ द चेंजेस दैट आकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम विद एजिंग. उम्र के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं. द लंग्स बिकम लेस इलास्टिक. लंग्स के अंदर से जो लिचापन होता है ना, जिससे लचक होती है, जैसे हम आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी और मेरे चैनल पर भी मैंने अपडेट डाली हुई है कि वो मुंह से पूरे लंग्स को फिल करके बलून की तरह फुला देते हैं और फिर वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी जगह पर आ जाता है. तो उम्र के साथ साथ इलास्टिसिटी जो होती है ना, वो कम हो जाती है. द एयरवेज बिकम नैरोअर. द मसल्स दैट हेल्प टू ब्रीथ बिकम वीकर. जो क्या कहना चाहिए, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मीरी, इंग्लिश में हम कहते हैं एयरवेज. ठीक है, एयरवेज जो है वो खुश्क होकर, जैसे इलास्टिसिटी कम हो गई तो एयरवेज जो है खुश्क होकर छोटे हो जाते हैं, और जो मसल्स जो सांस लेने में मदद कर रहे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं. तो पूरा का पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है, वो वीक हो जाता है. ओके, व्हाट आर द सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ COPD इन एल्डरली. स्मोकिंग जो है वो, स्मोकिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर COPD इन एल्डरली. अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल्स एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ COPD. जो मोस्ट कॉमन है ना, जो सबसे बड़ा, वो है स्मोकिंग. इसके बाद अगर वो आपके पास ऑप्शन आ जाता है तो आप एयर पोल्यूशन और ऑक्यूपेशनल लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो आपने स्मोकिंग ही टिक करना है. व्हाट आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ COPD इन एल्डरली. तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, स्प्यूटम प्रोडक्शन, दस्तक ज़्यादा लगेगी, हल्की सी धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा खांसी हो जाएगी, सांस नहीं लिया जाएगा, 24 घंटे हाँपते रहेंगे. तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो एल्डरलीज में जो है वो COPD के हो जाते हैं. ओके, व्हाट आर द सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ COPD इन एल्डरली. कॉम्प्लिकेशंस में तो हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, निमोनिया, डेथ, सब कुछ ही, मतलब क्योंकि देखिए ना, हम ऑर्गन्स भी वीक हो गए, हम किस चीज़ को रिपेयर करेंगे. अगर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लंग्स रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे मसल्स का क्या करेंगे, पूरे एयरवेज का क्या करेंगे जो वीक हो चुके हैं. तो फिर फाइनली हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या निमोनिया, फिर फाइनली डेथ हो जाती है पेशेंट्स की. कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, इसमें से 5 या 4 MCQs आते हैं और बहुत भयानक आते हैं. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट्स
ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला TEF, या क्लेफ्ट प्लेट, या फिर PRS, या फिर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। तो आपके पास है आप ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्योंकि बर्थ डिफेक्ट होता है, आपने हर जगह जो है वो बैनर लगे हुए देखे होंगे, पाकिस्तान में तो हर जगह लगे हुए होते हैं, इसका फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ऑपरेशन वगैरह। बट उसमें क्या होता है कि आपका जो ईसोफिगस है वो आपके ट्रैकिया से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ होता। तो ये जो है वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, कंजेनिटल डिसऑर्डर। व्हाट आर द सम ऑफ द अदर कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? BPD, सिस्टिक फिब्रोसिस, अस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस, क्लेफ्ट प्लेट, PRS सॉरी। तो ये सारे जो हैं वो सारे के सारे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। इनमें से जो ना आए, ये 6 नाम हैं, तो वो आप समझ लीजिएगा ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, अच्छा मेरे पास टोटल 37 स्लाइड्स पे बना था ये पेपर, तो 10-10 स्लाइड करके भी करूँगी तो 3 वीडियोज़ में ही पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बट व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? बताइए सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की? द कॉमन कोल्ड इज़ द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉमन कोल्ड, ये जो हमारे पास नज़ला ज़ुकाम हो जाता है ना कि यार मौसम चेंज हुआ और फ़ौरन से हमें छींके लग गई, तो ये आजकल के दौर में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लेकिन जब मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस लिखा हुआ होगा ना साथ में, तब आप लगाएंगे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस, तो आपके पास ट्यूबरक्लोसिस आएगा। माना कि पूरी दुनिया में इसके अब तो इलाज मौजूद हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते और उसको कॉमन कोल्ड समझकर उसको 4th स्टेज तक ले जाते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको डेंजरस का नाम दिया। द मोस्ट कॉमन कोल्ड इज द कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द वायरस, यूजुअली गोज अवे ऑन इट्स ओन विद इन अ वीक। जो एक हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाता है। खुद ही कैसे ठीक होता है? हमारी इम्यूनिटी जो है वो उसको किल कर देती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाकर। व्हाट आर द सम ऑफ द अदर इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो TB, RSV, COVID-19, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये सारी की सारी जो है वो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये सारे के सारे यार, सर में दर्द भी हो जाता है, गले भी आ जाते हैं, नाक बहने लग जाती है, हल्की सी ठंड लगती है, हल्की सी खांसी, सर में दर्द, बॉडी मसल्स में दर्द, तो ये सारे ही सिम्टम्स हैं, सारे के सारे। यस, ऑल ऑफ दिस आर द सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए किसी को। ओके, तो बाकी की जो है स्लाइड्स हम करते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। दिस इज़ फॉर पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पेपर, पास पेपर जो मोस्ट रिपीटेड है। थैंक यू।